Hi guys, I'm Professor Narayan Nile from Bhagyaved Academy, and today we are going to learn about the lesson number 1 of history, the rise of nationalism in Europe, class 10th CBSE, but it is the part number 2nd. Friend, अपन ने जो पहला पार्ट देखा था, तो अभी उसका ये सेकंड पार्ट है। तो चलो क्या क्या चेंजेस हुए राइज इन नेशनलिज्म में, तो ये देखते हैं अपन। तो चलो फ्रेंड, पहले ऑल चैप्टर्स अबाउट दैट। तो पहले दो चैप्टर तो हमारे कंप्लीट हुए हैं। पहला देखा हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और दूसरा देखा द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ये 18 ईयर्स में कितना क्या क्या चेंजेस हुआ। तो ये 18 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट ईयर थे। बहुत यानी क्या बोलते हैं अपन, घड़ामुड़ी बहुत बढ़िया हो गई है यहाँ पे इस 18 ईयर्स में। लेकिन उसके कुछ बैड इम्पैक्ट भी हुए, जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको बताया कि क्या क्या बैड इम्पैक्ट भी हुए, कुछ अच्छाइयाँ भी हुई। तो देखते हैं। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3 के बारे में, द नेशन स्टेट। मतलब किस प्रकार से नेशन बने, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसा हुआ, इटली कैसे सेपरेट हुआ, जर्मनी कैसे हुआ, और ब्रिटेन कैसे बना। ये तीनों के तीनों पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में फोर्थ वाला पार्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, द विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन, यानी नेशन को किस प्रकार से सिंबल मिले, एंड नेशनलिज्म एंड इंपरियलिज्म। ये सारी कंसेप्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। ओके फ्रेंड, लेट्स गो। चलो टॉपिक 3, नेशन स्टेट, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। चलो देखते हैं किस प्रकार से यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। तो फर्स्टली जर्मन स्पीकर्स वेयर स्कैटर्ड। देखो फ्रेंड, ऐसे भी नहीं था यूरोप में कि चलो भाई ये प्लेस है जर्मनी के लिए स्पेसिफिक, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी बिल्कुल भी सब लोग क्या थे, एक स्कैटर्ड हुए थे, फ्रेंच किधर, जर्मन किधर, ऐसे। तो जो स्पेन स्पेन जर्मन जर्मन स्पीकर थे वो स्कैटर्ड हो चुके थे। फिर जर्मन लोगों को ऐसे लगने लगा कि नहीं भाई, सेम लैंग्वेज वाले लोग इकट्ठा आना चाहिए। तो दैट्स व्हाई फ्रॉम देन 1848, कहां से, 1848 से दे स्टार्टेड टू यूनिफाई। फिर लोगों को लगने लगा कि नहीं भाई, हमारा एक नेशन होना चाहिए, सेम लैंग्वेज वालों का, सेम कल्चर वालों का, सेम थिंकिंग वालों का, सेम थॉट्स वालों का। तो इस प्रकार से सेम क्रीड वालों का, सेम कलर वालों का। तो इस प्रकार से लोगों के मन में थोड़ा सा एक इस प्रकार से फीलिंग तैयार हुई। फिर वो यूनिफाई होने लगे, मतलब ये इकट्ठा आने लगे। तो मेन था उसका, ध्यान देना ये क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन आपको जरूर आता है, डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो उसका मेन हीरो था ओटो वैन बिस्मार्क। ये आदमी इतना खतरनाक था, ये बहुत बड़ा लीडर था, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूसिया, प्रूसिया का चीफ मिनिस्टर था। वॉज द आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट भी था, हु प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेशन बिल्डिंग। यानी इस आदमी ने नेशन बिल्डिंग में ट्रिमेंडस हार्डवर्क किए हैं। मेरे हिसाब से ये हमारा महात्मा गांधी है इंडिया का, बराबर। तो उसी प्रकार से वहां का मेन लीडर था ओटो वैन बिस्मार्क। इस आदमी ने जर्मनी के लिए यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा उसका हाथ है। चलो, इन द ईयर 1871 जर्मन रीजन गॉड यूनिफाइड, और एट लास्ट 1871 में, देखो 48 से लगे हुए थे वो, तो 1871 में उनका रीजन क्या हुआ, यूनिफाइड हुआ, एंड बिकम द प्रोविंस ऑफ नेशन। और इस प्रकार से उन्होंने उनकी नेशन के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाई और अच्छे से रहने लगे। जर्मनी वॉज कॉल्ड प्रूशिया। देखो, जर्मनी को ही पहले क्या नाम दिया था, प्रूशिया था। विलियम फर्स्ट बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, और इस प्रकार से विलियम फर्स्ट क्या बन गया, जर्मनी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना। अभी व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, मैंने पहले भी बताया आपको। मतलब द मोनार्च ओनली नामधारी, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब चल रहा था, ये सिर्फ उसका हेड था। ओके, लाइक दिस वे। चलो देखते हैं नेक्स्ट, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये भी क्वेश्चन आपको जरूर आता है, डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। फ्रेंड, पहले इटली तो इतना बड़ा था कि 7 स्टेट्स में क्या था, डिवाइडेशन था उसका, बराबर। ड्यूरिंग 1830 में गिजिपी मैजिनी, ध्यान में रखना ये नाम बहुत अच्छे नाम है, यहाँ पे 4 लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। जैसे मैंने बोला जर्मनी में बिस्मार्क ने बहुत अच्छा काम किया था, तो वैसे इटली में भी 4 लोगों ने, एक गिजिपी मैजिनी, इसने फ्रॉम द सीक्रेट सोसाइटी, उसने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी,
एंड कॉल्ड द यंग इटली, यानी यंग जनरेशन टोटली गिसिपी मैजिनी के पीछे था, यानी उसी ने ही बहुत अच्छा काम किया है फ्रेंड इटली को यूनिफिकेशन करने का। उसके बाद में सेकंड नंबर आता है फ्रेंड गिजिपी गैरिबाल्डी, ये भी सेकंड नंबर का आदमी है। इसने आर्म फोर्स तैयार की थी और वॉलंटियर जमा किए थे, जो जो तगड़े तगड़े देख के उनको अपने आर्मी में क्या किया था, भर्ती किया था। और इसलिए उसको लोगों ने एक नाम दिया था, पीपल कॉल्ड हिम बिस्मार्च ऑफ इटली, यानी ये बिस्मार्च था, बिस्मार्च जैसा जर्मनी में था, ये यहाँ का बिस्मार्च था, ऐसा इटली के लोग उसको बोलते थे। देखो मैजिनी ने काम क्या किया, यंग लोगों को इकट्ठा किया, यानी उसके हाथ में लिया, इसने आर्म फोर्स अपने हाथ में की। और थर्ड वाला आदमी था काउंट कैवियर, ही लेड द मोमेंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इस आदमी ने भी इटली के यूनिफिकेशन में अच्छा सहभाग दिया था, दैट्स व्हाई ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। और बाद में जब यूनिफिकेशन बना तो उसको क्या बना दिया था, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। इन 1861 विक्टर एमेन्युअल was declared as the king of the United Italy, और इस प्रकार विक्टर एमेन्युअल को 1861 में क्या डिक्लेयर किया गया था, वहां का किंग डिक्लेयर किया गया था। तो फिर बाद में रोम को क्या डिक्लेयर किया था, रोम एज अ डिक्लेयर एज अ कैपिटल ऑफ द इटली, और इस प्रकार रोम क्या बना था, इटली की कैपिटल बना था। समझ में आया? नेक्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। देखो ब्रिटेन को इतनी यूनिफिकेशन की कोई नीड नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन पीपल डिडंट हैड एनी अपस्प्रिंग एंड रिवॉल्यूशन फॉर यूनिफिकेशन, यानी जैसे जर्मनी के लोगों को बहुत हार्डवर्क करना पड़ा, जैसे इटली के लोगों को बहुत हार्डवर्क करना पड़ा, वैसे ब्रिटेन को इतना हार्डवर्क करने की क्या नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, तो उसका रीजन मैं आपको बताता। ब्रिटिश एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ, ब्रिटिश के साम्राज्य में इथनिक सोसाइटी थी। व्हाट इज बाय इथनिक कल्चर, मैंने पहले भी बताया, अलग अलग समाज के लोग वहां पे रह रहे थे। कौन कौन रह रहे थे, कुछ लोग इंग्लिश थे, कुछ लोग स्कॉटिश थे, कुछ लोग आयरिश थे, ये सारी कम्युनिटी ब्रिटिश में कंसिस्ट थी। आगे ब्रिटिश नेशन ग्रू मोर इन पावर, फिर डे बाय डे ब्रिटिश के लोग जो थे, नेशन थे ना, उसके लोग थे, पीपल थे, बहुत ये वेल्दी थे और वेल एजुकेटेड थे पहली बात, और उनके पास ट्रिमेंडस क्या भी था, पैसा भी था, वेल्थ था, गोल्ड था, और उसी की वजह से उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू किया था, बराबर। सो इट हैड अ ग्रेट इफेक्ट ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड, यानी फिर बाकी के टोटल आइलैंड के ऊपर, पूरे यूरोप के ऊपर उनका एक जबरदस्त क्या था, एक इम्पैक्ट था, एक इफेक्ट हो गया था। दैट्स व्हाई उनके अगेंस्ट को जाने के लिए क्या नहीं था, तैयार नहीं था। दैट्स व्हाई फिर उन लोगों ने कुछ दिनों के बाद में एक्ट ऑफ यूनियन किया। अभी व्हाट वाज द एक्ट ऑफ यूनियन, आपको क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए, व्हाट वाज द एक्ट ऑफ यूनियन एंड व्हाट इज इट्स फॉर्म एंड व्हाई इट इज फॉर्म, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट। तो ये फॉर्म हुआ था फ्रेंड 1707 में। मर्ज्ड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, फिर दो छोटे छोटे स्टेट थे, एक इंग्लैंड था एक स्कॉटलैंड था, दोनों को मर्ज किया गया और रिजल्ट हुआ उसका फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, फिर बना यूनाइटेड किंगडम। फिर कुछ दिन बाद वैसा ही चलते रहा यूनाइटेड किंगडम। फिर व्हेन इट एडेड आयरलैंड, आयरलैंड के भी कुछ लोग आए, पार्ट आ गया, वो भी बोले हमें भी आपको में क्या होना है, ऐड होना है, तो इट फॉर्म, फिर बाद में ये फॉर्म हो गया फ्रेंड ग्रेट ब्रिटेन, फिर उसका नाम हो गया ग्रेट ब्रिटेन। इस प्रकार से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ है। फिर 1801 में फिर ब्रिटेन लोगों ने क्या किया, इंग्लिश को उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर डाली एंड उनका एक फ्लैग बना दिया, उस फ्लैग का नाम था यूनियन जैक, एंड ब्रिटिश नेशनल एंथम भी बनाया गया उस कंट्री के लिए, बराबर। कंट्री रहा तो लैंग्वेज मस्ट है, कंट्री रहा तो फ्लैग मस्ट है, कंट्री रहा तो नेशनल एंथम मस्ट है, तो फिर वहां का नेशनल एंथम बना गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये वहां का क्या था, नेशनल एंथम था। ओके नेक्स्ट, अभी ये हो गया मेरा थर्ड टॉपिक। समझ में आया फ्रेंड, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड और ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ओके फ्रेंड, नाउ वी हैव टू डिस्कस द लास्ट वाला पार्ट, टॉपिक नंबर 4, विजुअलाइजिंग द नेशन। अबे व्हाट इज मीन बाय विजुअलाइजिंग द नेशन, विजुअलाइज मतलब क्या,
तो ये मैं बताता, विजुअलाइजिंग का मतलब होता है एलेगरी। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज मीन बाय एलेगरी, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर आता है, व्हाट इज मीन बाय एलेगरी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो ये 5 मार्क के लिए आएगा। नहीं तो सिर्फ व्हाट इज एलेगरी ये 1 मार्क के लिए आएगा, नहीं तो 3 मार्क के लिए व्हाट इज मीन बाय एलेगरी एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो वहां पे कम एग्जांपल देना है, 5 मार्क के लिए तो ज्यादा एग्जांपल देना है। बराबर, चलो देखते हैं। पहले अपन देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, फिर सेकंड टॉपिक देखेंगे हम नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। चलो देखते हैं। पहला एलेगरी। एलेगरी का मतलब होता है फ्रेंड, इट इज अ वन काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। देखो वहां पे लिखा है मैंने, वहां पे ध्यान देना है सब क्वेश्चन है। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस अ ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी एटसेट्रा। तो ये जो कुछ आइडिया होते हैं, देखो कुछ लोग एकदम एनवी होते हैं, तो उनको कुत्ते का विजुअलाइजिंग हम करते हैं, हाँ कुत्ते जैसा है वो, ग्रेडी। बराबर। तो इस प्रकार से फ्रीडम, लिबर्टी, लिबर्टी का स्टैच्यू आपने देखा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो काय का प्रतीक है, वो भी एक एलेगरी है, काय का एलेगरी है वो, लिबर्टी के लिए स्टैंड हुआ था वो, एटसेट्रा। तो इस प्रकार से is expressed through a person or a thing, और एक पर्सन के थे और एक थिंग्स यूज की जाती थी। एन एलोगरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग्स, वन इज अ लिटरल एंड वन इज अ सिंबॉलिक। देखो उसके दो मीनिंग है, एक लिटरल है मतलब मीनिंग है उसका डायरेक्टली, और एक है सिंबॉलिक मीनिंग। जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का सिंबॉलिक मीनिंग है, वो लिबर्टी के लिए स्टैंड हुआ था। जैसे ताजमहल है, काय का एलेगरी है, वो लव का एक सिंबल है। समझ में आया? तो इस प्रकार से उसको बोलते हैं एलेगरी। नेशन वॉज पर्सोनिफाइड इन द फीमेल फॉर्म। देखो पहले जमाने में जितने भी नेशन थे ना, उनको फीमेल फॉर्म दिया था, फीमेल लुक। क्या दिया था? फीमेल लुक दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि भारत माता, जैसे अपने इंडिया में भी अपन अपन ने भी एक फीमेल का लुक दिया है। देखो हमारे तो नेशन है उसमें दिखाई देती है ऐसी देवी, एक वाइट वगैरह साड़ी वेयर के की हुई, तो उसको बोलते हैं हम भारत माता की जय। बराबर, तो उसी प्रकार से वो भी हमारा क्या हुआ, एलेगरी हुआ, वो हमारा सिंबल है। बराबर, तो ऐसा हर एक नेशन ने फीमेल सिंबल रखे, और हर कंट्री को शी कहा गया है उसकी वजह से। तो फ्रॉम द आर्टिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में फीमेल एलोगरीज सच एज दैट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के लिए भी फीमेल यूज किए गए, जस्टिस के लिए भी फीमेल यूज किए गए, रिपब्लिक के लिए भी इन्वेंटेड किया गया। चलो, इन जर्मनी, जर्मनी में यदि तुम देखा जाए तो वहां में एक जर्मेनिया नाम की एक औरत बिकम द एलोगरी ऑफ द नेशन। चलो देखते हैं, ये पिक्चर है फ्रेंड, किसका पिक्चर है? जर्मेनिया का, ध्यान में रखा बिल्कुल। तो ये सिंबल है काय की? जर्मनी का। समझ में आया आपको एलिगरी क्या होती है? तो ये उसको बोलते हैं विजुअलाइजिंग। नेक्स्ट, इन फ्रांस, चलो फ्रांस में देखते हैं। ये फ्रांस, आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन वॉज क्रिस्टन मैरिनी। तो वहां पे उन लोगों ने भी मैरिन नाम की एक औरत, उसका नामकरण किया। क्रिस्टन का मतलब होता है फ्रेंड, क्रिस्टन देखो ये क्रिश्चियन का मतलब होता है नामकरण करना। उन भी जैसे मैरियन किसकी? जर्मनी के। वैसे फ्रांस लोगों की या फ्रेंच लोगों की मैरियन, कॉइन के भी ऊपर उसके सिंबल्स उसने लगाए, इवन स्टैम्प पेपर में भी उसके ही सिंबल उसने लगाए थे। शी वॉज द कैरेक्टरिस्टिक बाय द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, यानी उस दिन से उनका कंट्री में लिबर्टी और रिपब्लिक आया। हर इमेज वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन एंड स्टैम्प्स इन 1850, और 1850 में उनके स्टैम्प्स वगैरह आ गए थे। तो आपको क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, मैरिन के इमेजेस कहाँ कहाँ पे यूज हुए और कब यूज किए गए? तो ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ और कब, स्टैम्प पे और कॉइन पे और 1850 में। ओके, नेक्स्ट, ये भी ये सिंबल्स है। देखो फ्रेंड, आपके ये सब आपके बुक्स में, टेक्स्ट बुक में सब दिया है। चलो देखते हैं। पहला वाला ब्रोकन चेन्स, ये देखो ये ब्रोकन चेन है। तो ये काय का सिंबल है फ्रेंड? कि आज से हमें फ्रीडम मिल गया। दूसरा है फ्रेंड ब्रीस्ट प्लेट्स विद ईगल, ये देखो ये है ब्रीस्ट प्लेट विद ईगल, ये काय का प्रतीक है? चलो देखते हैं। ये है प्रतीक फ्रेंड, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, कि पहले लोग कितने स्ट्रेंथ थे, अपनी ताकत दिखाने के लिए सिंबल था। तीसरा है क्राउन ऑफ द ओकलीव्स, देखो ये क्राउन है, देखा ये ओक के पत्ते लगाए हैं उस क्राउन को। ये किसको देते थे पहले जमाने में? ये हीरोइज्म का प्रतीक था। काय का? हीरोइज्म, मतलब जो कुछ बहादुरी का काम करता था उसको ये पहनाया जाता था। स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट, मतलब स्वॉर्ड दिखाया, ये देखो ये नीचे पड़ी हुई ये स्वॉर्ड है। ये स्वॉर्ड काय का प्रतीक है फ्रेंड? ये प्रतीक है फ्रेंड
रेडीनेस टू फाइट, मतलब हम फाइट करने के लिए क्या है, तैयार है। एक ओलिवर ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, देखो फ्रेंड ये ओलिवर ब्रांच है, दिखाई दिया ये फांदी डाली, ओके, और स्वॉर्ड के अराउंड उसको घुमाया है, देखो। तो ये काय का प्रतीक है फ्रेंड, विलिंगनेस टू मेक अ पीस, ये शांति का प्रतीक है। मतलब हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, शांति चाहते हैं। और ये देखो फ्रेंड ब्लैक रेड और गोल्ड ट्राई कलर, तो ये देखो ये ब्लैक रेड और येलो ये ट्राई कलर थे, फ्लैग था वो। तो ये फ्लैग है फ्रेंड कहाँ का, लिटरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैन बाय द ड्यूक ऑफ द जर्मन स्टेट्स, लेकिन ये पहला फ्लैग था, बाद में उसके ऊपर क्या लगा दिया था, बैन, वहां के ड्यूक ने, ड्यूक मतलब समझता ना किंग ने, जर्मन के किंग ने। ओके देखते हैं लास्ट वाला, द रेज ऑफ राइजिंग सन, देखो फ्रेंड ये पीछे जो रेज दिए दिखाए हैं पिक्चर के पीछे, ये दिखाई दे रहा है ऐसे स्प्रेडिंग, तो ये बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा, मतलब तब से नया पीरियड वहां पे क्या हो गया, शुरू हो गया। ओके फ्रेंड समझ में आ गया आपको, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन और एलिगरी ऑफ द नेशन, गॉट इट। ओके इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड अपन लास्ट वाला पार्ट, मैंने बोला था नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो पहले ही स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया व्हाट इज मीन बाय नेशनलिज्म, अ पैट्रियोटिक फीलिंग, अ लव रिगार्डिंग एनी नेशन, दैट इज कॉल्ड द नेशनलिज्म। ओके व्हाट इज मीन बाय इंपीरियलिज्म, तो चलो देखते हैं अपन इंपीरियलिज्म मतलब क्या। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है फ्रेंड कि अचीव करना, मतलब दूसरे से छीन लेना। देखो ये कब पैदा, ये ऐसी फीलिंग हमारे मन में कब पैदा होती है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है और दूसरे के पास ट्रिमेंडस होता है, तो हमारी कहीं तो भी जानवर आती है और हमें ऐसा लगता है कि हम उससे क्या कर ले, छीन ले। यानी ग्रीड जब मन में पैदा होती तब, यानी बहुत ऐसा क्या हो गया, रिचनेस और पुअरनेस में बहुत बड़ा वैल्यू हो गई, तो तब जाके इंपेरियलिज्म की फीलिंग पैदा होती है। तो उसी प्रकार के इंपेरियलिज्म की फीलिंग वहां पे पैदा हो गई। यानी क्या हुआ, यूरोप में कंपटीशन कंपटीशन लग गई, यानी हर एक स्टेट या नेशन वहां का, यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे लग गया, और पैसा, हाई पैसा, यानी पैसा वगैरह कर छापने लगे, बराबर ट्रेड वगैरह बढ़ाने लगे, उसमें कंपटीशन आ गया, और कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, ज्वेलसी फील हुई एक दूसरे के प्रति, और ज्वेलसी फील हुई तो दूसरों की अभी वो लैंड छीनने के पीछे लग गया, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर क्या करने लगा, अटैक करने लगा। और पहले जमाने में कैसा था, बहुत आसान था अटैक करना, यानी एक किंग ने दूसरे किंग को चैलेंज करना, वहां पे जाना, अटैक करना, उसको मार डालना, फिर उसकी जमीन भी ले लेना, उससे स्वार्ड भी लेना, यानी शस्त्रास्त्र ऑर्गन्स वगैरह वेपन्स वगैरह जो भी है वो सब ले लेना, लैंड भी ले लेना, तो वहां की जो आर्मी है वो भी ले लेना, यानी इस प्रकार से लैंड की लैंड भी बढ़ जाती है, एरिया भी बढ़ जाता है, और सैन्य भी बढ़ जाते हैं, वेपन्स भी बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से राजा लोग खुद को अपनाने लगे, उसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। समझ में आ गया, द पॉलिसी ऑफ एक्सपांडिंग कंट्रीज, यानी एक कंट्री क्या करने लगा, दूसरे स्टेट को अटैक करने लगा और अपना कंट्री एक्सपांड करने लगा, पावर बाय यूज द मिलिट्री, क्या करने लगे वो, मिलिट्री यूज करने लगे, और अ मींस इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म, इसी को ही बोलते हैं हम इंपीरियलिज्म। आपको 100% क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंपीरियलिज्म, एक्सप्लेन। कब शुरू हुआ, तो 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। The nationalist group in Europe had become increasingly incompatible, मतलब इतनी कंपटीशन हो गई वहां पे कि each other and were constantly in conflict। तो हम उन राज्यों में एक दूसरे के प्रति क्या तैयार हो गए, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गया, यानी आर्गुमेंट होने लगे, वार होने लगे। ओके द मेजर यूरोपियन पावर्स नेमली रशिया, जर्मन, इंग्लैंड ऑलवेज थिंक अबाउट मोर वेल्थ एंड मोर पावर। और दूसरी बात, और वहां पे मेजर कुछ यूरोपियन पावर वहां पे आ गए, कौन कौन थे वो, रशिया, जर्मनी और इंग्लैंड, ये फिर पहले से ही रिच, पहले से ही पावरफुल, फिर दूसरे राज्यों के ऊपर क्या करने लगे, अटैक करने लगे, अपना एरिया क्या करने लगे, बढ़ाने लगे, तो ऐसा भी होने लगा। द यूरोपियन पावर साइड मच डिस्टर्ब द बाल्कन रीजन, सबसे ज्यादा एक रीजन बहुत अफेक्ट हुआ, जिस रीजन का नाम था बाल्कन रीजन। कब अफेक्ट हुआ, इंपीरियलिज्म में। टू फुलफिल देयर इंपीरियलिज्म गोल, लोगों को क्या करना था, उनके गोल कंप्लीट करने के लिए बाल्कन रीजन बहुत आसान था। अभी बाल्कन रीजन क्यों आसान था, इट कंसिस्ट रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया, देन साइबेरिया, देन सोल्वेनिया एक्सेट्रा, ये सारा पार्ट काय में कन्वर्ट होता है, ये बाल्कन रीजन में होता है, एक्सेट्रा और भी है। इस पार्ट के पीछे सब लोग लग गए थे, क्यों, क्योंकि ये जरा ज्यादा फर्टाइल एरिया था, और अच्छे यानी वहां पे
क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे अवेलेबल थे, दैट्स वाई सब लोग इसके पीछे लग गए थे। तो ये भी शिकार हो गया इम्पेरियलिज्म का। मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड when powers like Russia, Germany and England and Austro-Hungary jump into the इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म में जब बहुत बड़े बड़े कंट्रियों ने जब सहभाग नोंदना चालू कर दिया, किस किसने, जैसे रशिया ने बहुत बड़ा था, जर्मन ने, इंग्लैंड ने, एस्ट्रो हंगेरी, उन्होंने जब अपना जंप किया इसमें, तो फ्रेंड ये इम्पेरियलिज्म का ज़्यादा एक्सप्लोजन हो गया एंड एक उसमें डायरेक्टली एक बहुत बड़ा नाम आ गया है, द फाइनली रिजल्टेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी उसका बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये था इम्पेरियलिज्म का इफेक्ट। समझ में आया? ओके, इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे ये लेसन खत्म होता है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय द new educational videos. Thank you.